पर आगे के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे, सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए अब यहाँ से बाजार के लिए, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए संदीप सभरवाल इस वक्त मौजूद है। संदीप जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे फेड की बैठक का, जिसको कुछ दुनिया भर की बाजार को इंतजार था, अब वो भी आ चुका है और उस पर रिएक्शन भी हमने देख लिया। तो पहले तो यही समझना चाहेंगे कि फेड की जो कमेंट्री आई काफी हॉकिश माना जा रहा है, आपने कैसे रीड किया उन स्टेट्समेंट को, और आगे के लिए अब आप चाल कैसी देख रहे हैं मार्केट्स की? देखिए, फेड की कमेंट्री काफी कंसिस्टेंट है। होता क्या है कि जब फेड की मीटिंग हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि अगले जब मीटिंग होगी तब ये लोग डविश हो जाएंगे, लेकिन वो होंगे नहीं, क्योंकि हमें रियलाइज करना है कि उनका इन्फ्लेशन टारगेट 2% है। अभी भी इन्फ्लेशन 7% है। वो 8 साढ़े 8% से 7% ही आया है। उनका टारगेट 2% है, उनका टारगेट 6% नहीं है। तो वो ये मार्केट को बिल्कुल संकेत नहीं दे सकते कि हम लोग टाइटनिंग बंद कर देंगे या इंटरेस्ट रेट काटना शुरू कर देंगे, जब तक उनको एक क्लियर कट संकेत नहीं मिलेंगे कि ये होने वाला है। तो सबसे बड़ा रिस्क मुझे लगता है 2023 के लिए मार्केट्स के लिए यही है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे और ऊपर रहेंगे काफी समय के लिए, और उसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे होगा, और काफी कंपनीज के वैल्यूएशन पे भी असर हो सकता है। तो इस इन सब चीजों के लिए इन्वेस्टर्स को तैयार रहना चाहिए। गुड आफ्टरनून। नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2023 के लिए कौन से थीम्स हैं जो कि आपके फोकस में हैं? कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कमाई के मौके, या कह सकते हैं कि अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ नज़र आते हैं? क्या आपको भी लगता है कि 8 से 9 महीनों के लिए एक टाइम करेक्शन की संभावना है, क्योंकि बाजार के वैल्यूएशंस में आगे चलकर कमी दिख सकती है? आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, अगर आप ओवरऑल ये साल पूरा देखेंगे 2022, तो ये भी एक तरह का टाइम करेक्शन रहा है कि मार्केट पहले गिरा फिर चढ़ा। तो अगर हम साल के बिगनिंग से देखें तो मेरे ख्याल से मार्केट 5-6% ही ऊपर है। तो अगला साल भी कुछ इसी तरह का रह सकता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत रिटर्न्स नहीं आएंगे क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी रहेंगे। तो अभी कंपनी जो सेक्टर से थोड़ा लोगों को केयरफुल रहना चाहिए वो टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली इस चीज की वेट करते हैं कि थोड़े भी टेक्नोलॉजी स्टॉक गिरे तो हम उनको खरीद लें। तो वो टेक्नोलॉजी स्टॉक हैवी बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। मुझे लगता है अगले साल काफी चैलेंजिंग रहेगा कंपनीज के लिए, क्योंकि जिस तरह की कमेंट्री आपने भी बात की हमने फेड की, तो काफी कंपनी यूएस की स्पेंडिंग को कट किया, उसमें टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग कट्स भी आएंगे। तो थोड़ा इधर केयरफुल रहना चाहिए, कमोडिटीज में केयरफुल रहना चाहिए। डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स कुछ अच्छा करेंगे या कुछ स्पेसिफिक कंपनीज अच्छा करेंगी, तो उसमें कुछ ऑटो ऑटो एंसिलरीज होंगी। डिफेंस स्टॉक्स काफी चढ़े हुए हैं, तो लेकिन करेक्शन होती है तो वहां पे नजर बना सकते हैं। और ऐसे ही कैपिटल गुड्स, जो डोमेस्टिक फोकस कैपिटल गुड कंपनीज है वो, और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में हमने हाल ही में देखा है कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, क्योंकि ये कंपनीज काफी सस्ती हैं वैल्यूएशन में, और लोगों ने इनमें पहले समय में बहुत पैसे गंवाए थे। तो अभी जब चीजें इंप्रूव हो रही हैं तब भी लोगों को डर लगता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। गुड आफ्टरनून संदीप। ऐसे में अगर जब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सबड्यूड रह सकता है कमिंग ईयर भी, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक पिकिंग तो इस साल भी रिवॉर्डेड रही है, आपको लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कमिंग ईयर में? क्योंकि भले निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया हो, बैंक निफ्टी रोज़ नए रिकॉर्ड्स बना रहा हो, लेकिन अभी मिड कैप स्मॉल कैप में तो काफ़ी रूम है। और मिड कैप इंडेक्स भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। स्मॉल कैप मैंने मॉनिटर नहीं किया, हो सकता है थोड़ा नीचे हो, लेकिन बहुत मिक्स रहा है, क्योंकि कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छा किया है, कुछ कंपनीज ने बहुत खराब किया है। तो ओवरऑल जो अगर हम सिर्फ इंडेक्स देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स, हमें लगेगा कि ज्यादातर मिड कैप पोर्टफोलियोज या स्टॉक्स ने अच्छा करा होना चाहिए, लेकिन काफी स्टॉक इस साल 30-40% गिरे हैं। काफी सारे स्टॉक्स 50-60% चढ़े भी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही सिनारियो अगले साल भी रहेगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस होगी परफॉर्मेंस में। तो जैसे 2020 में जब बॉटम आया था उसके बाद सब कुछ चला था, वो समय अब नहीं है।
बिल्कुल, तो ये तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की बात हुई, लेकिन संदीप जी ये पूरा साल हमने देखा बैंकिंग शेयरों के लिए काफी अच्छा रहा, और अब पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं सरकारी बैंकों में भी काफी शानदार रैली देखने को मिल रही है। अब क्या यहाँ पर अगला साल भी, अगर नए साल की शुरुआत की अगर बात करें, तो क्या अभी भी आपको बैंकिंग सेक्टर उतना ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है? देखिए, पिछले साल के अंत में अगर आप देखेंगे तो 2021 जब एंड हो रहा था तो सब लोग छोटी टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ जा रहे थे और वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये छोटे बैंक्स भी जब एक एंड रैली का उस सेक्टर का आता है तब शुरू होते हैं चलने, तो मुझे लगता है इससे केयरफुल रहना चाहिए कि ये जो जब टाइटनिंग बायस होता है सेंट्रल बैंक का और जब लिक्विडिटी टाइटन होती है तो बड़े बैंक्स को एडवांटेज होता है, छोटों को कभी एडवांटेज नहीं होता। तो अ, अगर किसी ने अच्छे पैसे बना लिए हैं और वो फाइनेंशियल में ही रहना चाहेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि बड़े बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या एसबीआई या फिर एक्सिस बैंक, मतलब आपकी चॉइस है वो आप कौन से बैंक्स में रहना चाहते हैं, लेकिन बड़े बैंक में रहना ही बेटर रहेगा। राइट, इनफैक्ट बैंकिंग चाहे पीएसयू हो या प्राइवेट बैंक स्पेस, और इनफैक्ट बड़े बैंक्स कन्विक्शन तो ज़्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो संदीप छोटे मझोले बैंक्स भी हैं जो कि परफॉर्म करे जा रहे हैं। लेकिन केमिकल सेक्टर पर एक बार आपका नज़रिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज ही के मार्केट्स को देखें जहां पर इतनी वॉलेटिलिटी है वहां पर भी केमिकल स्टॉक्स में हल्की हल्की ही सही लेकिन बाइंग आ रही है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। चाइना +1, यूरोप +1 की बेनिफिशरीज हैं ये स्टॉक के। पिक्स थीम है जो कि एक तरह से कनेक्ट करती है कुछ तमाम सेक्टर्स को। इसे ध्यान में रखते हुए केमिकल स्पेस के लिए क्या आने वाला साल आपको बेहतर लगता है? देखिए, अगर आप 4-5 साल पहले से लेके पिछले 2 साल तक के मार्जिन्स देखेंगे केमिकल कंपनीज के, तो इनके मार्जिन्स एक पर्टिकुलर लेवल पे होते थे। जब कोविड आया और डिसरप्शन हुए प्रोडक्शन में तो एक मार्जिन प्रोफाइल जो है वो टोटली चेंज हो गया और लोगों को लगने लग गया कि अब यही मार्जिन रहेंगे इन कंपनीज के। वो मार्जिन रहेंगे नहीं, क्योंकि अभी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और फाइनली ये कमोडिटीज होते हैं। तो मार्जिन वापस अगर उन लेवल्स पे नहीं जाएंगे जो 2018-19 से पहले होते थे, तो अभी जो 21-22 के मार्जिन थे उससे कहीं नीचे रहेंगे। तो मैं कहूंगा कि कुछ विनर जरूर हो सकते हैं केमिकल कंपनीज में जो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उनकी स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी है, लेकिन ओवरऑल एज अ स्पेस अगले साल भी प्रेशर में रहेगा। स्पेस पे प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर आप 2023 के लिए आप सीमेंट स्पेस की भी बात करें, स्पेस में भी बड़ी डील्स देखने को मिली, बड़े प्लेयर्स आए यहाँ पर और साथ ही रिटर्न्स भी बड़े मिले इन्वेस्टर्स को। लेकिन क्या अब ये स्पेस क्राउडेड हो गया है? इसमें भले अब क्योंकि मिड ईयर सीमेंट स्पेस में कई सारी एक्विजिशन की भी एक बड़ा ट्रिगर रहा इस साल, लेकिन अब आफ्टर ऑल दिस क्या आपको लगता है कि थोड़ा क्राउडेड स्पेस हो गया है, रिटर्न्स बनाना शायद इतना आसान ना हो, या व्हाट इज योर व्यू ऑन सीमेंट स्पेस? यह जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक तो कंसोलिडेशन नॉर्मली अच्छा होता है, लेकिन सीमेंट में क्या है कि कंसोलिडेशन के बाद भी 5-6 बड़े ग्रुप्स हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा, सब ने बहुत एग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल का अनाउंसमेंट किया है। सब लोग बहुत ज्यादा कैपेसिटीज लगा रहे हैं, सब बड़ी कंपनी सब अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली कमोडिटीज में ये देखा गया है कि जब बड़ी कैपेसिटीज आती हैं तब कंपनीज के प्रॉफिट्स प्रेशर में रहते हैं और स्टॉक प्राइस इतना अच्छा नहीं करते। तो ग्रोथ आउटलुक जरूर अच्छा है कि अगर हाउसिंग में इंप्रूवमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होगी तो ग्रोथ आएगा, लेकिन जो सप्लाई इंक्रीज है वो ग्रोथ से कहीं ज्यादा होगा और प्राइसिंग प्रेशर में रहेगी। तो पॉजिटिव ये है कि इनपुट प्राइसेस जो हैं, एनर्जी प्राइस या वो कम हुए हैं तो उससे इनको थोड़ा फायदा होगा। लेकिन बैलेंस में मैं कहूँगा कि जो बड़े सीमेंट कंपनीज में रैली आई है उसके बाद यहाँ से ज्यादा वैल्यू दिखती नहीं है। राइट, तो ये रहा सीमेंट कंपनियों पर। संदीप जी, अब अगला बड़ा ट्रिगर जो है जिसको कि अब हम वॉच करेंगे वो है बजट का। बजट को देखते हुए क्या कोई थीम, कोई सेक्टर है इस वक्त जो आपको अच्छा लग रहा है? बजट तक के लिए अगर किसी सेक्टर पर फोकस करना तो क्या कोई सेक्टर है इस वक्त जो आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, बजट में प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है कि उनका फिस्कल डेफिसिट अभी भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा कुछ करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है।
एक गवर्नमेंट ने जरूर प्रॉमिस किया था जब कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट हुए थे कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिए जाएंगे जब 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस आएगा, उसके बाद का बजट आएगा। तो अगर इंडिविजुअल टैक्स कट्स होते हैं उसी तरह से एग्रेसिव जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट हुए थे, तो कंजम्पशन को बूस्ट आएगा इससे। तो जो कंजम्पशन फोकस कंपनीज हैं, एफएमसीजी कंपनीज हैं, उन या फिर सर्विसेज में कंजम्पशन फोकस कंपनीज हैं, उनको फायदा हो सकता है अगर गवर्नमेंट टैक्स कट्स करती है, लेकिन वो करेंगे या नहीं ये हमें कहना मुश्किल है। संदीप, एक और थीम हमने पिछले साल डेवलप होती देखी और वो थी अनलॉक थीम। अनलॉक थीम के कैंडिडेट्स की जहां हम बात करते हैं, 3 सेक्टर्स तो रही हैं यहाँ पर, होटल सेक्टर, मल्टीप्लेक्सेस और एविएशन थीम। एविएशन प्लेस को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ दिखा क्योंकि पोस्ट कोविड रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज टूरिज्म का एक ट्रेंड जो निकल कर आया। अब अनलॉक थीम के बेनिफिशियरी तो थे ये, लेकिन अब वेकेशन और नए साल की शुरुआत से पहले भी बेनिफिशियरीज होते हुए ये सारे सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड की अगर बात की जाए 3 से 6 महीने के लिए, इन स्पेसेस पर आपकी क्या राय होगी? या बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ठीक कहा, क्योंकि ये सारी कंपनीज इस क्षेत्र के अच्छा कर रही हैं। मल्टीप्लेक्स में पिछले क्वार्टर में जरूर प्रेशर हुआ था क्योंकि कुछ मूवीज फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस क्वार्टर मूवीज काफी अच्छा कर रही हैं। तो अगर जैसे करेक्शन होता है मार्केट में और स्टॉक्स वीक होते हैं, तो ये कंपनीज, 2 ही कंपनीज हैं, वो दोनों और मर्ज होने के बाद एक हो जाएंगी, तो ये अच्छी हैं कंपनीज। ऐसे ही होटल्स के लिए अगले 3-4 साल काफी अच्छे रहेंगे, नॉट ओनली अगला साल, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज जो है वो डिमांड्स इंक्रीज से कहीं कम है। तो जैसे हम सीमेंट की बात कर रहे थे, सप्लाई इंक्रीज बहुत ज्यादा है डिमांड से, यहाँ पे उल्टा है। तो प्राइसिंग प्रेशर पावर रहेगी और ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत होता है होटल्स में, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी आती है। और एविएशन में एक ही क्रेडिबल कंपनी है, इंडिगो, और इंडिगो मुझे लगता है कि अच्छा करेगी अगले 1-2 साल में। राइट, ठीक है संदीप। हालांकि मुझे याद है आपसे जब भी हमने फिनटेक कंपनीज पे, न्यू एज कंपनीज पे बात की है, आपका व्यू हमें याद है, आप पे बहुत पसंद नहीं आए स्टॉक्स। लेकिन अभी जो पेटीएम का रिसेंट जो एक स्ट्रैटेजी प्लेस निकल कर आया बायबैक का, उससे आपने कैसे एनालाइज किया? एक तो कंपनी 13 महीने के बाद ही बायबैक अनाउंस करते हैं और ऑफकोर्स 30-40% प्रीमियम पर होगा, इसे कैसे एनालाइज किया आपने? देखिए, ये बहुत ही अजीब सा बायबैक है, तो इस पे जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से ये बायबैक बिल्कुल इररिलेवेंट है, और 850 करोड़ का बायबैक स्टॉक के लिए कुछ नहीं करेगा। और जो उन्होंने प्राइस दिया है कि मैक्सिमम प्राइस हम इस रेट तक करेंगे और मार्केट परचेज होगा, तो वहां तक प्राइस जाएगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि 600 रुपए के अंदर ही इनका सारा बायबैक हो जाएगा। तो ये लॉस मेकिंग कंपनीज को बायबैक करना कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। एब्सोल्युटली, हमें लगा एक बार और चेक आपसे ले लेते हैं कि मे बी शायद कोई और इंटरेस्टिंग व्यू आपसे निकल कर आया। बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा था ये स्ट्रैटेजी प्ले पूरा पेटीएम की तरफ से। शुक्रिया संदीप, हमेशा की तरह अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए, अपने व्यू और अपनी क्लैरिटी हमें डिफरेंट सेक्टर्स पर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे।